जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ए टू जेड वाला में। और आज हम लोग फिर से वही बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर रखा है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। जो ये चैप्टर चल रहा है इसको पहले पूरी तरीके से खत्म करते हैं और फिर हम आगे वाले नए चैप्टर पे चलते हैं। और इस चैप्टर की जो भी आपको समस्या आ रही है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका निवारण जल्दी से जल्दी आपको करके दे पाएं। और कोशिश यही है कि आपके अंदर कूट कूट के हम साइंस भर पाएं और आपको जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें 100% नंबर दिला पाए। और ये सब पाने के लिए आप क्या करना है, आपको इसको लगातार देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए आते हैं। हमारा चैप्टर क्या था, चैप्टर 1, लेकिन इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में दो दो वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत जब जो अभिकारक है ना, जो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक क्या करते हैं, आयनों का, जो भी आयनों का क्या कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान करते हैं। यानी एक आयन दूसरे आयन के साथ क्या हो जाता है, अभिकारक आदान प्रदान कर लेता है। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया भैया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि आपको अभिकारक जो मिलने वाला है वो आयन का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। कैसे करेगा उसको इस उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, Na2SO4। अब Na2SO4 क्या बोलते हैं, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। और ये है क्या भैया, ये है आपका एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन। प्लस इसमें हम लोग मिला लेते हैं BaCl2। अब ये BaCl2 क्या है, इसको हम लोग बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये भी हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। और ये जब आपस में मिला, ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है। AQ का मतलब आपको बता चुके हैं, जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन, जहां भी AQ लिखा होगा उसका मतलब जलीय विलयन है। आगे बना क्या, ये जो Na2 है ना, इसने Cl2 को ले लिया। अब Na2Cl2 को लेता है तो NaCl ही बनता है, याद रखना। अब आगे क्या बनता है, आगे बन जाता है ये जो SO4 है, ये किसके साथ चला जाता है, Ba के साथ, तो बन जाता है भैया BaSO4। ठीक, अब नाम इनके आपको बता दें, आपको लिख लेना है, नाम क्या लिख लेना है, Na2SO4 सबको याद है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट, ये भैया सोडियम सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है। NaCl क्या है, अब ये देखो बैलेंस नहीं है, SO4 Cl2 है, Na2 थे, Cl2 थे, तो 2 लगा दो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। BaSO4 को क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट, ठीक, बेरियम सल्फेट। और ये याद रखना, ये अवक्षेप प्राप्त होता है, इसको क्या लिखेंगे, ये अवक्षेप, बेरियम जो सल्फेट है ये सफेद अवक्षेप होता है। और अवक्षेप किसे कहते हैं, जो चीज जल में आविलेय हो, मतलब ये लिक्विड ऐसा मिलता है जो जल में क्या होगा, ये आविलेय होगा, ये जल में आविलेय होगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा। ये जैसे पानी में है वैसे पड़ा रहता है, ये विलेय नहीं होता।
तो जल हो, जल में जो चीज पड़ी हो वो अवक्षेप तब कहलाएगी कि अविलेय, जल में अविलेय हो। अगर वो जल में मिल गया तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो मिल जाता है, ये होता है विलयन के रूप में, ये घुला हुआ होता है, ये जलीय विलयन होता है। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे, ये अवक्षेप, तो अवक्षेप किसे कहते हैं? जो जल में ना घुले, मतलब चीज वैसी की वैसी बनी रहे, उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो द्विविस्थापन अपक्रिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। और आगे बहुत सारे उदाहरण हम एक इसकी अभ्यास यानी एक्सरसाइज करने वाले होंगे, तब आपको लेकर के आएंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कितने उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से भैया नोट कर लें आप लोग। और हाँ, इसमें एक चीज याद रखना कि जो आपको अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को ठीक, इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया याद रहेगा, अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो कभी भी आपसे बच्चा क्वेश्चन ये पूछ ले कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि जितनी भी द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उन्हीं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, आगे की बात करने वाले हैं। आगे बात कर रहे हैं ये दो, एक आक्सीकरण या उपचयन, या ये है अपचयन। आक्सीकरण या उपचयन एक ही चीज है, यानी ऑक्सीडेशन की बात कर रहा, और ये अपचयन यानी रिडक्शन की बात कर रहा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे? ऑक्सीकरण या अपचयन, ओ सॉरी उपचयन, इसमें क्या है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन को समझते हैं पहले। इंग्लिश जरूर याद रखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण या उपचयन का कहना यह है कि अगर किसी अभिक्रिया के दौरान, यानी कोई भी अगर अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया के दौरान होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, मतलब अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान अगर अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी अभिक्रिया के दौरान में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास, या तो फिर एक काम होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, का ह्रास हो, ये दोनों भी हो, क्या दिक्कत अपने से? लेकिन एक तो कंपलसरी है, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन या सॉरी योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, लिख लेना, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे की अगर बात करें, हाँ एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे हमने लिया Cu प्लस O2, बना क्या? CuO, हीट करने पे होता है ये। ठीक है, टू लगा देते हैं, टू यहाँ, ये बैलेंसिंग वाला काम, बैलेंसिंग वाला हमने कहा आपको आगे तरीके बताते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, Cu प्लस O2, अब जरा देखो ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी चीज भैया, जिस जिस अभिकारक में, अभिकारक की बात करो या जो भी, जिसमें, जिस पदार्थ में, ऐसे बोल सकते हैं, जिस पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ रही हो, मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, या कह सकते हो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Cu का। तो जब Cu का ऑक्सीकरण होता है तो पदार्थ Cu क्या कहलाएगा? Cu का ऑक्सीकरण हुआ, Cu का हुआ ऑक्सीकरण। तो Cu है कैसा पदार्थ? Cu अपचायक पदार्थ है, अपचायक पदार्थ, उल्टा होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cu में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो Cu का ऑक्सीकरण, तो Cu कहलाएगा क्या? अपचायक पदार्थ कहलाएगा, यानी हो ऑक्सीकरण रहा लेकिन तो Cu है क्या? अपचायक पदार्थ, ये अपचायक पदार्थ कहलाएगा। अपचयन में आ जाओ, उल्टा लिखना है, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग ना हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का हो, जब किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में
इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ठीक, ह्रास हो, ह्रास का मतलब निकले, ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती? तो ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं, याद रहेगा। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन चाहे तो अपना लिख लेना। उसको क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती, ठीक। बड़ा सिंपल है, आपको याद रखना है। उदाहरण में हम सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे सामने आ जाता है एक भैया अपचयन में CuO, CuO। अब ये क्या है? ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर ऑक्साइड, और इसमें हम H2, H2 किसको कहते हो आप? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या बन जाता है? बन जाता है Cu। अब Cu इधर था तो Cu उधर बन गया, प्लस CuO था तो O हट गया, H2O, H2O। तो इसमें तो क्या हुआ भैया? इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें ऑक्सीजन हट गई, Cu से ऑक्सीजन हट गई, O में लग गई, और ये था सॉलिड पदार्थ, ये था गैस, Cu सॉलिड बना, ये बना लिक्विड में। यानी इतनी चीज आपके सामने प्राप्त हो जाती है। अब CuO है, CuO से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो रहा हो तो वो अपचयन कहलाता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि ये CuO में ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाया? अपचयन कहलाया। तो CuO कैसा पदार्थ हो गया? ये हो गया ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। उल्टा अभी हमने कहा था ये पदार्थ Cu। अब पूछा जाए किसका अपचयन हो रहा, तो अपचयन किसका हो रहा? CuO का हो रहा, ये तो कंफर्म है। लेकिन CuO का अपचयन हो रहा, लेकिन ये CuO जो है यानी कॉपर ऑक्साइड पदार्थ कैसा कहलाएगा? ऑक्सीकारक। उल्टा काम होता है, ठीक है, ऑक्सीकारक। और इसी में देखो एक चीज और हो रही, H2 है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दोनों काम हो गए भैया। यहाँ तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा, और अगर H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि ऑक्सीकरण भी है। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं। H2 में O जुड़ गया तो H2O, अगर H2 में ये जुड़ गया O, तो ये जो H2 है ये कैसा पदार्थ है? ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, सॉरी अपचायक पदार्थ है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना H2 का हो क्या रहा है? H2 का हो रहा है ऑक्सीकरण। सिंपल में समझते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका ऑक्सीकरण हो रहा, लेकिन वो पदार्थ क्या कहलाएगा? उल्टा। अगर हो ऑक्सीकरण रहा तो पदार्थ कैसा हो जाएगा? अपचायक। अगर हो रहा अपचयन तो पदार्थ कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, बात समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से इस चीज को भी भैया नोट करें। आगे बात करने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं, जैसा कि नाम है, इंग्लिश में जरूर लिखते हैं, रेडॉक्स। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों काम होने वाले हैं। दोनों काम का मतलब ऑक्सीकरण भी होने वाला है और अपचयन होने वाला। मतलब जब एक अभिकारक, कैसे लिखते हैं? जब एक अभिकारक, एक अभिकारक क्या हो रहा होता है? अपचयित, तथा दूसरा अभिकारक, एक जो अभिकारक है वो क्या हो रहा है? उसका अपचयन हो रहा है। एक अभिकारक का अपचयन, ऐसे लिख लेते हैं, एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण हो, तो ऐसी अभिक्रिया
तो ऐसी अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया, एक तो ये नाम भी लिख लो, रेडॉक्स अपक्रिया, या इसका नाम और क्या हो सकता है, रेडॉक्स अपक्रिया या अपचयन उपचयन, ये भी नाम है। या तो वो कहलाएगी रेडॉक्स अपक्रिया या फिर वो कहलाएगी अपचयन उपचयन अपक्रिया। एक पदार्थ, अभी जो एग्जांपल लिया था वो बहुत बेटर एग्जांपल है, CuO ये सॉलिड फॉर्म में था, H2 ये आपका गैस फॉर्म में था, जब बना था तो Cu यानी सॉलिड फॉर्म में बना था, H2O ये लिक्विड बना था। इसका सीधा सा मतलब क्या है, CuO से O हटा, तो CuO से जब O हटा तो CuO का हुआ क्या, ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड का भैया ऑक्सीकरण, कॉपर ऑक्साइड कैसा पदार्थ है, अभी बताया था, ये अपचायक कहलाएगा। और H2 में ऑक्सीजन जुड़ा तो H2 क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो H2 का ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन H2 पदार्थ कैसा है, H2 है अपचायक पदार्थ। Cu में Cu से ऑक्सीजन निकला था तो Cu क्या हो रहा था, ये हो रहा था अपचयित हो रहा था, यानी CuO का अपचयन हो रहा था, CuO का अपचयन हो रहा था और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन जुड़ा, Cu से ऑक्सीजन निकला, इसका क्या हुआ भैया, इसका अपचयन हुआ। जिसका अपचयन हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ, जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ। बोलो बात समझ गए। चलिए ठीक है, अब ये हो गया रेडॉक्स क्रिया। आगे दो चीजों की और बात करने वाले हैं, इसको फटाफट नोट करके आगे बढ़ते हैं। आगे ये बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी, ये भी दो हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखो ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी क्रिया हो, रासायनिक अपक्रिया हो तो कुछ ना कुछ ऊष्मा मिले। तो ऐसे केस में जब ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH4 गैस फॉर्म में होता है, प्लस इसमें क्या मिला दी जाती है, ऑक्सीजन, इसमें मिला देती है भैया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसी है, ऑक्सीजन भी गैस के ही फॉर्म में है, यानी O2 मिला दी जाती है। और मिलाने के बाद याद रखना, दो अणु मिलाते हैं, वो भी हम बात में करेंगे क्यों मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कहा बैलेंस होना चाहिए इसलिए मिलाते हैं। और आगे बनता है CO2 प्लस H2O, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे किस फॉर्म में मिले हमें, गैस के फॉर्म में मिले, और साथ में भैया ऊष्मा का भी निवारण किया, यानी ऊष्मा भी निकली, ठीक है। अब आगे आते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा की जिसमें आवश्यकता होती है। अब HgO ये क्या है, देखो इसमें मेथेन है, याद रखना ये क्या है, मेथेन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, जल है तो पता ही है। HgO क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड में। प्लस इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें ऊष्मा, इसको हीट कर लेते हैं, थोड़ी सी ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने पे Hg अलग हो जाता है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन बन जाता है। और जो ऑक्सीजन बनता है ये किस फॉर्म में होता है, गैस में, और Hg कभी होता नहीं, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। सबके नाम तो पता है, इसका खेलिए आपको याद रखना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक। बाकी आपको आगे की सारी चीजें पता ही, Hg है और O2 है। तो बड़ा आसान ये लगा कि हाँ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें कुछ नहीं, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलेगी, ऊष्माशोषी में ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो अब ऐसा उदाहरण ऊष्माक्षेपी वाले की बात करें तो जो हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में बताया था, संयोजन अभिक्रिया में जब दो अभिकारक जुड़ते हैं, बन के एक होते हैं, तो उस केस में ऊष्मा निकलती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए आप याद कर सकते हैं क्या, ऊष्माशोषी के लिए वियोजन अपक्रिया, वियोजन उपक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी थी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि आपको पता है दो चीजों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती। तो यहाँ पे HgO है, इसी को तोड़ने के लिए, दो चीजों को, मतलब एक चीज को तोड़ने के लिए, एक चीज जब दो भागों में टूटेगी तो उसको हीट तो देना ही पड़ेगा ना, पावर तो देनी पड़ेगी, तो जब पावर देनी पड़े तो ऊष्माशोषी
पावर मिल जाए, ऊष्मा मिल जाए कहीं ना कहीं से, हमें दो चीजों को जोड़ के एक बनाओ तो ऊष्मा ऊष्मा निकलेगी। ऐसे केस में उसको कहते हैं ऊष्मा छेद भी। एक चीज को तोड़ के दो बनाओगे तो ऊष्मा शोषी क्रिया। ठीक है, इनको भी जल्दी से नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। अब ये दो चीजें हमारे पास आई, एक आई संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि देखो, जो भी धातुएं होती हैं, जब धातुएं किसी नमी वाले क्षेत्र में या आर्द्रता वाले क्षेत्र में या किसी भी अम्ल या कोई एसिड ऐसी जगह पे आ जाती है, तो ऐसी जगह पे आदि के संपर्क में, नहीं कहने का मतलब अम्ल या फिर नमी या आर्द्रता, आर्द्रता और नमी बात एक ही हो जाती है, इनके संपर्क में जब ये आती हैं तो ये धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं या संक्षारित होने लगती हैं। यानी कुछ ना कुछ इसकी जो ऊपर की परत होती है वो धीरे धीरे क्षय होती है, कम होती है। और ये कलर का जो परत होती है उसका रंग भी बदलता जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, तो ये जो घटना है इसी को संचरण कहते हैं। ठीक है, ये घटना संचरण कहलाती है। जैसे हमने लोहे लोहे पे देखा हुआ जंग लग जाती है, तो लोहे पे जो जंग का लगना होता है ये संचरण की एक घटना है। चांदी है, चांदी के ऊपर काली परत का जम जाना, चांदी के दिनों तक आप जो भी आभूषण होते हैं पहने होते हैं तो उस पर काली परत जम जाती है। और जब काली परत जम जाती है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि वो संचारित हो रही है। तांबा होता है, तांबे पे हरी परत जम जाती है, हल्का हल्का हरापन आ जाता है तांबे के ऊपर, तो वो भी संचारित हो रही है। तो ये जितनी भी धातुएं हैं, संक्षारण को रोकने की विधियां भी होती हैं, यानी तेल लगाकर या फिर ग्रेस लगाकर, और या फिर बहुत सारे जो संचरण की अदर विधियां हैं वो हम आपको लिखवा देते हैं। एनोडीकरण हो जाता है, गैल्वेनीकरण हो जाता है, ये सारी विधियां हमारे पास होती हैं। हाँ, विकृत गंधिता की बात कर लेते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है, देखो, जब तेल तथा वसा वाले जो भी पदार्थ होते हैं, अब जब तेल और ये वसा वाले जो पदार्थ होते हैं वसायुक्त, अब ये काफी दिन तक कहीं रखे रहते हैं, करें धीरे धीरे खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, और जब उपचयित होते हैं तो इसमें गंधता, यानी कहने का मतलब दुर्गंध आ जाती है। और जब दुर्गंध आ जाती है तो स्वाद परिवर्तित हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। बात समझ रहे होंगे कि जब तेल तथा वसा युक्त जो भी तुम्हारे पदार्थ होते हैं कुछ दिनों बाद दुर्गंधमय हो जाते हैं, इसमें दुर्गंध आने लगती है। देखो परिभाषा लिखी हुई है, उपजय होता है, ये दुर्गंधमय हो जाते हैं, और जब दुर्गंध होती है तो इनका स्वाद परिवर्तित होता है, और जब स्वाद परिवर्तित होता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं भैया, रेंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। समझ गए होंगे। आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इससे इंपॉर्टेंट है, जुड़े हुए लेसन से, उनकी बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, जरूर से जरूर आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा करो और उसको देखो, नोट्स बना लो, ताकि आपका फायदा हो जाए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जो समस्याएं हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए अभी आपसे माफी मांगना चाहूंगा, और जो भी हो पाएगा अच्छे से अच्छे सुधार लगा। और कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी क्लास, पूरी की पूरी वीडियोस, जो भी चैप्टर है उसको खत्म करें, अच्छे नंबर दिलाएं। ऐसा कुछ हमारा इस बार का विचार है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।